नमस्कार। डिक्टेशन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी इससे पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रामधारी खंड का और खा की सीरीज़ चलाई जा रही है, डिक्टेशन सीरीज़, जिसको फरवरी तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। पहले पार्ट में 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, उसके बाद 10 मिनट की 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन ध्यान से सुने और उसको लिखें, प्रैक्टिस करें, आप अपने स्किल को इन्हेंस करें। एंड फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट्स विजिट किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट इन 5 सेकेंड। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में यह भी भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनः गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके, इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार और है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क ही रहना चाहिए, क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उसके हाथ में दे देती है। उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को
रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक उच्च स्तर ऊंचा होना आवश्यक है, उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करें। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया, तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला ना भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। अब स्टार्ट होगी 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। सेकेंड पार्ट 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट इन 5 सेकेंड। स्टार्ट। इसके बाद मैं मध्यावर्ती क्षेत्र में के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन के बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था, तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाकों में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया, तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह देखती हूँ कि यह बजट जो है, धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है,
इस बजट के अंतर्गत वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गाँव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो बेरोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, जहाँ पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हों, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि जहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। धन्यवाद।